सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देने वाले प्लेनेट में ये है। और जिनके ये शुभ होते हैं वृषभ राशि के, तुला राशि के या अपनी उच्च राशि मीन के, और कुंडली के किसी भी केंद्र भाव में बैठ गए तो ये मालव्य योग बनाते हैं। मालव्य योग मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ में देने वाला, नेम फेम देने वाला। इस योग के जो लोग होते हैं फिल्म इंडस्ट्री, टीवी, सोशल मीडिया, और बहुत ही सुंदर होते हैं। सर, हम ग्रहों के परिवर्तन को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ज्योतिष में, तो ये जो परिवर्तन योग है ये किस प्रकार बहुत सारा धन दे सकता है? जैसे द्वितीय भाव का स्वामी धनेश अगर ये लाभ स्थान में चला गया और लाभ स्थान का स्वामी लाभेश धन में आ गया। उदाहरण लेते हैं, जैसे वृषभ लगन का उदाहरण लेते हैं। चंद्रमा नवम भाव में होता है। लाल किताब ये कहती है कि ऐसा जातक चाहे कितने भी गरीब घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, बड़ा होते होते जहाजों का मालिक हो जाएगा। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, ज्योतिष को अप्रोच करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है धन। कितना धन मैं मेरी कुंडली में लेकर आया हूँ, कितना धन मैं इस जीवन में अर्जित करूँगा, क्या धन मेरी कुंडली में है या नहीं है। जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, जो बिलियनर्स हैं, वो अपनी कुंडली में क्या लिखवा कर लाते हैं, कौन से ग्रह, कौन से नक्षत्र, कौन सी राशियाँ इन्वॉल्व हैं, कौन से हाउसेज इन्वॉल्व हैं। आज मैंने ये बात की है, कौन से ऐसे योग हैं जो आपको बहुत धनवान बनाएंगे। हम देखते हैं कि कुछ लोग पैदा बहुत अच्छे घर में होते हैं बट उनका एक डाउनफॉल आता है। कुछ लोग बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड कंडीशंस में पैदा होंगे बट वो पूरे जीवन में इतना धन अर्जित करते हैं कि सब उन्हें जानते हैं। क्या आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हैं? आज मैंने कुछ ऐसे योगों पर बात की है। सो आई एम श्योर आपको आज का ये डिस्कशन बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे बताइए, अगर आप अपनी कुंडली से आज के इस पूरे डिस्कशन को मैच करेंगे, आपकी क्या प्लेसमेंट्स हैं, सेकंड हाउस की, 11th हाउस की, राहु की, केतु की, इन सारे प्लैनेट्स का रोल आज मैंने जाना है। और इसी डिटेल डिस्कशन के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ जुड़े हैं। ही इज़ अ लाल किताब एक्सपर्ट ऑल्सो। आई वुड लाइक टू वेलकम राकेश कथुरिया जी ऑन स्पीकिंग ट्री। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार। सच अ प्लेजर टू बी बैक विद यू। और हमेशा की तरह एक बहुत ही पावरफुल और मीनिंगफुल पॉडकास्ट। आप लाल किताब एक्सपर्ट हैं और इतना अच्छा लगता है मुझे जब भी मैं आपके साथ एस्ट्रोलॉजी का कोई भी पॉडकास्ट करती हूँ। आज मैंने एक उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चुना है जो मेरी ऑडियंस को, मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, धन योग। ये तो सबको पसंद है। हाँ, महाधनी। क्या मैं इस जीवन में महाधनी बिलियनर योग लेकर आया हूँ, मेरी कुंडली से कैसे पता लगेगा? आज हम इस पर बात करेंगे। श्योर जी। तो सर, मैं शुरुआत यहीं से करती हूँ कि देखिए, बहुत लोगों की लाइफ में उनकी कुंडली ही वो स्टोरी बताती है कि ये व्यक्ति जीवन में कितना धन अर्जित करेगा। हम लिखवा कर लाए हैं। अब बेसिक टर्म्स में मैं अगर समझूँ तो सेकेंड हाउस का रोल है, 11th हाउस का रोल है। बियॉन्ड दिस क्या है? धन कैसे देखा जाए कुंडली में? देखिए, धन जो देखा जाता है उसमें बहुत से भावों के जो प्लैनेट्स हैं, स्वामी हैं, उनको देखा जाता है। सबसे पहले तो जो हमारी फाउंडेशन है वो मजबूत होनी चाहिए, यानी लगन और लग्नेश। लग्न और लग्नेश मजबूत। जी हाँ, लगन आपका पूरा व्यक्तित्व है, पूरा शरीर है। अगर आपकी नींव ही कमजोर है तो फिर उस पर बिल्डिंग खड़ी होगी कैसे? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लग्नेश कितना प्रबल है, वेल प्लेस्ड है, और लगन को कोई दूसरी पापी ग्रह पीड़ित तो नहीं कर रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जैसा आपने बताया, जो सेकेंड हाउस है, धन भाव है, कुटुंब का है, वाणी का है, वो आपका जो आपने जो धन कमाना है इस जीवन में उसकी तरफ इंडिकेट करता है। और जो भाग्य है उसके बिना तो कुछ मिलता ही नहीं है। भाग्य नवम भाव भी आपका प्रबल होना चाहिए। फिर लाभ स्थान वो भी प्रबल होना चाहिए। और इन सब का आपको सुख मिले तो सुख स्थान यानी चौथा घर भी प्रबल होना चाहिए। और कोई जो काम बिजनेस आप करेंगे, प्रोफेशन, वो भी तो मजबूत होगा, तभी धन ज़्यादा आएगा ना। तो कर्म भाव यानी आपका प्रथम भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव,
नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव, इतने भाव मजबूत होने चाहिए, तभी हर कोई धनवान नहीं होता है। बिल्कुल। और हमारी सरकार तो गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में ही लगी रह जाती है हमेशा। यानी ये धन के योग बड़े ही दुर्लभ होते हैं, क्योंकि इतने घरों के प्लैनेट्स अच्छे होना एट ए टाइम, ये पिछले जन्मों के बड़े कर्म फल पुण्यों से ही प्राप्त होते हैं, वो हर एक के होते नहीं हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ योग होते हैं, ये पंच महापुरुष योग होते हैं, वो इस तरह से बनते हैं, 5 ग्रह हैं उसमें, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो ये 5 ग्रहों से जो ये महायोग बनते हैं, इनको पंच महापुरुष योग कहते हैं। यानी सबसे पहले हम लेते हैं मंगल से बनने वाला। मंगल की राशि है मेष और वृश्चिक, और उसकी उच्च राशि है मकर। यानी मंगल केंद्र भाव में यदि अपनी राशि या अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो ये बनता है रोचक योग। रोचक योग वाले लोग बड़े प्रतिभावान होते हैं, उनका समाज में बड़ा दबदबा होता है, जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी होती है, और उनके पास भूमि, भवन, वाहन के सुख प्रचुर मात्रा में होते हैं, और वो उच्च पदों पे पाए जाते हैं, जैसे कि आर्मी में, पुलिस में, या बड़े सर्जन होंगे। ये एक योग हो गया। अब दूसरे योग की बात करते हैं, बुध से जो बनता है, उससे बोलते हैं भद्र पुरुष योग। और बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन कन्या और कन्या, और बुध पूर्णतः स्वावलंबी हैं। बाकी ग्रह उच्च के होने के लिए दूसरे ग्रहों की राशि पर निर्भर करते हैं। जैसे गुरु है, उनकी धनु और मीन है, लेकिन उच्च के वो चंद्रमा की राशि कर्क में होते हैं। लेकिन जो बुध हैं, वो अपनी राशि कन्या में 1 से 15 डिग्री तक उच्च के होते हैं। और उसके बाद स्वराशि हो जाती है। 15 से 20 उनकी मूल त्रिकोण राशि होती है, और 20 से 30 कन्या में वो स्वराशि हो जाते हैं। यानी बुध पूर्णतः स्वावलंबी हैं, अपने ही घर में उच्च के हैं, अपने ही घर में मूल त्रिकोण के हैं, और अपने ही घर में अपने घर के हैं। तो बुध की ये बड़ी खासियत है। बिल्कुल, हाँ, भद्र पुरुष, भद्र पुरुष हैं, मतलब जिनकी कुंडली के केंद्र में, अब वो केंद्र कब होगा? जब कुंडली मिथुन लगन की हो, कन्या लगन की हो, धनु लगन की हो, या मीन लगन की हो। तो ये जब इस तरह के बुध बैठे वहाँ, और ये इस तरह का योग बना रहे हैं, तो वो व्यक्ति प्रभावशाली होगा, लीडरशिप क्वालिटी गजब की होगी, कम्युनिकेशन स्किल और लेसन तो अद्भुत होगा, बड़े हाई लेवल का। और जब वो इस तरह के कामों में, सोशल मीडिया में जैसे आजकल लोग छाए हुए हैं, करोड़ों में फॉलोवर हैं, रोज़ उनके वीडियो आ रहे हैं, असाइनमेंट मिल रही हैं, तो इस तरह से उनका धन जो है वाणी और जो लेसन के प्रभाव से, उनकी प्रतिभा से बढ़ता जाएगा। और एक गहरा रहस्य बताता हूँ मैं, लाल किताब भी ऐड करूँगा, कि यदि बुध पहले प्रथम भाव में बैठा है अपनी राशि का, तो ऐसा जातक पानी में पत्थर तैराने की क्षमता रखता है। अब भावार्थ पे लाल किताब ये कहती है, 4 केंद्र होते हैं ना, पहला केंद्र जो है लगन, यानी कि दैट पर्सन कैन डू इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल, उसके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। पानी में पत्थर तैरना मतलब असंभव सी बात है ना, यानी असंभव को भी वो संभव कर लेता है। और मैंने देखे हैं, अपनी मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं। अब अगला जो है महापुरुष योग, वो गुरु से बनता है, और गुरु से बनने वाले योग को हंस योग कहा जाता है। अब गुरु अपनी राशि इसमें मीन में हो, धनु में हो, या उच्च राशि कर्क में हो, तभी अभी जब कर्क में आएगा तो कईयों के लिए वो बनाएगा हंस योग। तो जब ये केंद्र में अपनी राशि या उच्च राशि का होगा, तो ये हंस योग बनाएगा।
अब हंस नाम से ही पता है, सबसे प्यारा पक्षी, सबसे लोग सुंदर। जिसको लोग पसंद करते हैं, और इसको राजहंस भी कहा जाता है, यानी राजाओं को भी ये मतलब बहुत भाता है। तो जिसकी प्रतिष्ठा राज दरबार में होने लग गई, राजहंस है, और जो सबको अच्छा लगता है, प्लेजेंट लगता है, और उसमें लीडरशिप क्वालिटी गजब की होगी, उसमें जिसको कहते हैं ना गुरुत्व, ज्ञान बहुत अद्भुत होगा। ओके। आप देखिए बड़े बड़े जो वकील हैं, जो ज्ञानवान, बड़े बड़े कथावाचक हैं, जो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, जो बड़े बड़े वित्तीय सलाहकार हैं, वो इनमें पाए जाते हैं। और अगर इनसे सामने केंद्र भाव में चंद्रमा आ गया तो ये गजकेसरी बन गया, सोने में सुहागा। चंद्रमा और गुरु जब एक दूसरे से केंद्र में होते हैं, समसप्तक तो सर्वोत्तम है, अदरवाइज भी जब केंद्र में होते हैं तो ये जो बनता है गज केसरी। गज बोलते हैं हाथी को, केसरी बोलते हैं शेर को। ये जंगल में सबसे पावरफुल, यानी जो केसरी है वो तो राजा है जंगल का, और गज जो है उसकी शक्ति है। तो वो गजब का परफॉर्म करते हैं। और आप देखिए बड़े बड़े जो कथावाचक हैं, साधु हैं, उनके आश्रम जाके देखिए, उनकी भव्यता देखिए, उनके मंदिर देखिए, और बड़े बड़े जो वकील हैं, ज्योतिषी हैं, देखिए उनकी भव्यता। कैसे धन आता है, इस ज्ञान से धन आता है। तो गुरुजी, अब मैं शुक्र की बात करना चाहूंगी। शुक्र को ही मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स का प्लैनेट कहा गया है, इससे कौन सा योग बनता है? शुक्र तो अद्भुत प्लेनेट है, और इसकी जो वृषभ राशि है वो पृथ्वी तत्व की है, मटेरियलिस्टिक। और जो इसकी दूसरी राशि तुला है वो बैलेंस की राशि है, और इसकी मूल त्रिकोण राशि है। और ये सौंदर्य, ये रोमांस, ये आपकी वैभव, सुख, समृद्धि, ये सबका कारक है। सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देने वाले प्लेनेट में ये है। और जिनके ये शुभ होते हैं, वृषभ राशि के, तुला राशि के, या अपनी उच्च राशि मीन के, और कुंडली के किसी भी केंद्र भाव में बैठ गए तो ये मालव्य योग बनाते हैं। मालव्य योग। मालव्य योग मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ में देने वाला, नेम फेम देने वाला। इस योग के जो लोग होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी, सोशल मीडिया, और बहुत ही सुंदर होते हैं, और इनकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं, तभी तो भीड़ इकट्ठी कर पाते हैं। भैया कुछ भी किसी कलाकार को देखने जाते हैं पिक्चर में, तो उसकी पर्सनैलिटी, उसके डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी के स्टाइल से आकर्षित होके जाते हैं। तो ये इस तरह का फिल्म इंडस्ट्री का, सौंदर्य का, मीडिया का कारक है, और वैभव देता है। तो जिनका ये अच्छा है उनकी सुख समृद्धि निश्चित है। अभी हम बेसिक्स बात कर रहे हैं, और आगे जो प्लेनेट आता है वो शनि है, कर्मफल दाता है। और आपको धन कैसे देते हैं? जी हाँ, वो भी धन देते हैं, और जब देने पे आते हैं तो जमीन फाड़ के देते हैं। लोग तो छप्पर फाड़ के कहते हैं ना, वो जमीन फाड़ के देते हैं। मैं इसकी चर्चा करूंगा कैसे देते हैं। तो वो जो कर्मफल दाता हैं, ब्रह्मांड के महान्यायाधीश हैं, उनकी अपनी साधारण राशि मकर है जो पृथ्वी तत्व की है। दूसरी उनकी राशि कुंभ है जो सबसे मिस्टीरियस राशि है, और ये एक ऐसी राशि है जिसके नाम पे कुंभ का मेला लगता है, बाकी किसी राशि के नाम पे कोई मेला नहीं है इतना बड़ा। और इनकी जो अपनी उच्च राशि है वो तुला है। तब ये स्वराशि या तुला राशि में जब भी किसी केंद्र में बैठ गए तो ये बनाते हैं शश योग। शश योग। शश योग क्या कहता है? जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी, जबरदस्त फिलोसॉफिकल थिंकिंग, और ऐसे लोग जो हैं ग्रामपति होते हैं, ये उसकी भाषा है। यानी जो भी सेटअप है उसके राजा होते हैं, हेड होते हैं, ग्रुप को लीड करते हैं। और ये जो हमारी माइनिंग है, ज़मीन में से जो चीज़ें निकलती हैं, जितने भी मिनरल्स हैं वो इनके ही अंडर आते हैं। जैसे मैंने कहा ना, मीडिया है, सौंदर्य, ये शुक्र के, ये जमीन से निकलने वाली सारी जो मिनरल्स हैं, धातुएं हैं, सबके कारक ये हैं। तो जिन पे ये प्रसन्न हो जाएं उनको ये जमीन फाड़ के देते हैं। छप्पर फाड़ के तो बहुत कॉमन लोग सुनते हैं, तो मतलब उनके पास माइनिंग होगी, जैसे कोल माइनिंग,
ये ओर की माइनिंग्स, जैसे स्टील ओर है, मैंगनीज ओर है, जिंक ओर है, गोल्ड की है, चांदी की है। जैसे अभी हम एक नाम सुनते हैं, अनिल अनिल अग्रवाल जी, तो उनके जो माइनिंग से ही उनका पैसा बना है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो माइनिंग पे बेस्ड हैं, और वो उनके ऑयल फील्ड भी हैं, राजस्थान में ज़मीन से निकलते हैं। तो Yes. जब ये देते हैं तो अति समृद्ध बना के छोड़ते हैं। और ये इनकी राशि मकर और ये मकर और कुंभ साथ लगती हुई, इनका सीरियल नंबर 10 और 11 है। Yes, दोनों यानी ये जब जिनका बड़ा घर होता है ना, हम उनको कहते हैं कि भाई ये तो शनि का घर है। शनिदेव जी बहुत स्मार्ट थे, और जब ब्रह्मा जी अलॉटमेंट कर रहे थे राशियों की, तो जैसे हमारे बॉम्बे में लोग क्या करते हैं, 2 लगते हुए फ्लैट ले लेते हैं, 2-2 रूम के, फिर बड़ा दीवार निकाल के 4 रूम का कर देते हैं। शनि जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने 2 लगती हुई राशियां साथ ले ली, और उनका जो है घर बड़ा हो गया। तो अब ये पंच महापुरुष योग भी आपको इंश्योर करता है प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, नेम, फेम, हाई पोजीशन। ये तो एक बात हो गई, ये पंच महापुरुष। अब जब मैंने कहा जो भी आपका लगन है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मान लेते हैं, हम उदाहरण लेते हैं, सबसे पहले लगन मेष की। अब इसमें आपका जो मंगल है, मान लीजिए लगन में ही बैठा है अपनी राशि का, तो जब लग्नेश लगन में आ गया तो कुंडली तो स्ट्रांग हो गई। अब इसका धनेश क्या है? इसका जो धनेश है वो शुक्र है, हो गया। Yes, और शुक्र जो है उच्च का होगा 12वें घर में, मीन राशि में, क्योंकि 1 नंबर लगन का उदाहरण लिया हमने। Yes. तो 12वें घर में जो धनेश चला जाए तो अच्छा नहीं मानते, लेकिन शुक्र के लिए एक्सेप्शन है। शुक्र चूंकि उच्च का ही द्वादश में होने वाला है, तो वो बहुत बढ़िया फल देगा द्वादश में, और खूब धन देगा। और शुक्र को बड़ा अच्छा लगता है 12th हाउस। हाँ, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब कोई भी और प्लैनेट नहीं अच्छा होता, बट शुक्र फिर भी अच्छा होता है। हाँ, शुक्र उसमें बहुत मुदित हो जाता है। अब मान लीजिए कि 12वें घर का मालिक गुरु भी वहां बैठा है, अपनी ही राशि का बैठा है। अब शुक्र और गुरु वहां बैठ गए, और गुरु भाग्य का भी स्वामी है, 9th हाउस का भी, धनु राशि का। यानी धनेश, सप्तमेश, शुक्र इसमें सप्तमेश भी है, भाग्येश और व्ययेश, ये इकट्ठे बैठ गए वहां। गजब का धनवान होगा, नेम फेम वाला होगा। और इसी समय पे मान लीजिए कि जो शनि जी हैं वो अपनी राशि मकर में 10th भाव में बैठे हैं। अब वो 10th में बैठे हुए शनि जी इतने मुदित होते हैं, उनका पक्का घर भी वही है। ऐसे जातक की इंडस्ट्रीज होंगी, यानी मशीनों से इनकम होना, मशीन मतलब उद्योग धंधे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इतने घर अगर मजबूत हैं, ग्रह इस तरह से बैठे हैं, वो धनवान होगा। अब इनके 5वें घर का स्वामी वो सूरज होगा। मान लीजिए कि सूरज जो है अपने ही घर में बैठा है, या लगन में मंगल के साथ उच्च का होके बैठ गया, और ये 15 अप्रैल से 15 मई तक उच्च का होता है। आपको मिलेगा इसी साल 2026 में ही ये मिलेगा देखने को। कुछ दिन के लिए सूर्य और मंगल उच्च राशि में इकट्ठे होंगे। ओके जी। तो ये एक योग बन गया। अब हम कोई और उदाहरण लेते हैं। वो उदाहरण ले देते हैं, मान लीजिए कि उसकी कन्या लगन है, कन्या लगन है, शुक्र फिर से अब मान लीजिए कि लगन के अंदर बुध वहीं बैठ गया, लग्नेश लगन में आ गया। Exalted. और अभी अभी मैंने बताया थी कि लगन में बैठा हुआ अच्छा बुध ऐसा जातक जो है पानी में पत्थर तैराने की ताकत रखता है। तो ये कंडीशन फुलफिल हुई। इसका धनेश कौन हुआ? शुक्र हुआ। मान लीजिए शुक्र जो है सप्तम में बैठ गया, उच्च का हो गया 6 और सामने 12 हो गए, उच्च का हो गया धनेश। और इसमें जो सप्तमेश है वो आपके भाग्येश भी है, 9th हाउस का लॉर्ड भी वही हो गया। तो आपकी कुंडली में लग्नेश और कर्मेश दोनों मजबूत हो गए। बुध दोनों है ना, दोनों केंद्रों का स्वामी है। आपका धनेश और भाग्येश मजबूत होके धन में बैठ गया अपनी राशि में, या उच्च राशि में जो हमने माना 12 में बैठ गया, ये ठीक हो गया। इतने भाव तो यहीं से मजबूत हो गए। अब आपके कर्म भाव का जो स्वामी है वो आप गिनेंगे तो बुध है, बुध ऑलरेडी मजबूत हो चुका है। लाभ स्थान का स्वामी चंद्रमा है,
मान लीजिए चंद्रमा भी मीन राशि में सप्तम भाव में आ गया, या चंद्रमा नवम भाव में वृषभ राशि में आ गया, लाभ का स्वामी उच्च का होके भाग्य में आ गया। अब ऐसे जातक की जो प्रगति है, जो सुख समृद्धि अद्भुत होगी। यानी ग्रहों की जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से होनी चाहिए कि धनेश, लग्नेश, भाग्येश, कर्मेश, इनका संबंध बने और मजबूत हो। गुरुजी, मैंने एक और ऐसे योग का नाम सुना है जिसे कहते हैं महालक्ष्मी योग। ये कौन सा योग है और ये कैसे बनता है? महालक्ष्मी योग जो हैं वो इन्हीं ग्रहों की कॉम्बिनेशन से बनते हैं। जब चंद्रमा और मंगल इकट्ठे बैठ गए, अच्छा, शशि मंगल चंद्रमा और मंगल इकट्ठे बैठे, बट दोनों का नेचर तो बहुत अलग है। इनके पर बैठने से इनको योग बना। साथ बैठने से शशि मंगल योग बनता है, जो कि बहुत लक्ष्मी कारक योग है, धन कारक योग है ये। और ऐसे जातक खास करके जो जमीनों का काम होता है उसमें बहुत, मतलब इनके जमीनें होंगी, उससे खरीद बेच से या एग्रीकल्चर से ज़बरदस्त इनकम। फिर चंद्रमा दूध है, पता लगा कि इनकी पास जो गौशालाएं हैं अपनी पर्सनल बड़ी बड़ी, जिसका दूध और उसके बाई प्रोडक्ट्स बेच के ये बहुत कमाते हैं। बड़ी बड़ी डेयरियों के नाम सुने होंगे आपने जो प्राइवेट हैं। तो इस तरह का योग है जहां बुध और शुक्र बैठ गए इकट्ठे। हमने अभी कन्या लगन का एग्जाम्पल लिया था। हमने ये माना था कि शुक्र जो है, हमने ये माना था कि बुध लगन में बैठ गया। इस केस में हम ये थोड़ा चेंज करते हैं कि बुध धन भाव में चला गया तुला राशि में, और वहीं शुक्र बैठा है तुला राशि का। तो बुध और शुक्र इकट्ठे बैठे, इसका नाम ही लक्ष्मी नारायण योग है। ओके। अब धन भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन गया। और मान लीजिए कि दसम भाव में मिथुन राशि में गुरुदेव बैठे हैं। हाँ। वो अपनी पंचम दृष्टि से देख रहे हैं, सेकंड हाउस को देखेंगे। और भी ज्यादा जब शुभ दृष्टि पड़ते ही योग और प्रबल हो और गया, स्ट्रांग हो गया, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि तो इतनी बेनिफिशियल, इतना स्ट्रांग हो गया। और अगर अब मान लीजिए कि चंद्रमा भी अष्टम भाव में गए हुए हैं, तो अष्टम भाव में वो मेष राशि में आ गए, वहां से चंद्रमा भी देख रहे हैं, इधर से गुरु भी देख रहे हैं, तो चारों शुभ प्लेनेट आपस में संपर्क में आ गए धन भाव में। अब आठवें भाव को अगर चंद्रमा आठवें से देख रहा है दूसरे को, तो दूसरे वाले दोनों प्लेनेट भी तो देख रहे हैं सप्तक उसको आठवें। गड़ा धन, अचानक धन, आकस्मिक, ये इस तरह योग बनते हैं। सर, हम ग्रहों के परिवर्तन को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ज्योतिष में, तो ये जो परिवर्तन योग है ये किस प्रकार बहुत सारा धन दे सकता है? परिवर्तन योग से दोनों ग्रह आपस में संबंधित हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, पूरक हो जाते हैं। जैसे द्वितीय भाव का स्वामी धनेश अगर ये लाभ स्थान में चला गया और लाभ स्थान का स्वामी लाभेश धन में आ गया। उदाहरण लेते हैं, जैसे वृषभ लगन का उदाहरण लेते हैं। इसमें जो धनेश है वो बुध होगा, मिथुन राशि, और वो चला गया आपके लाभ स्थान में। लाभ स्थान गुरु का है इसमें, तो वो चला गया गुरु के घर में, मीन राशि में, और गुरु आ गया आपका मिथुन राशि में। ये अब धन का और लाभ का परिवर्तन है, यानी लाभ से धन आ रहा है और धन से लाभ आ रहा है, तो ये बूस्ट कर देते हैं इस तरह से। और मैं एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर भाग्येश और लग्नेश का परिवर्तन हो गया, ये बहुत जबरदस्त धन कारक और राजयोग कारक कुंडलियां होती हैं। और इसमें खास करके अगर मीन लगन है या कर्क लगन है, तो उसमें गुरु बैठ गया उच्च का, अभी आने वाला है जून से। और इसमें अगर नवम भाव भाग्य भाव देखेंगे, वो मीन राशि होगी, वहां बैठ गया चंद्रमा, यानी भाग्य का स्वामी गुरु तो उच्च का होके बैठ गया लगन में, कर्क राशि में, और लगन का स्वामी चंद्रमा मीन राशि में नवम भाव में बैठ गया। ये अद्भुत धन योग कारक कुंडली है,
जहाँ गुरु और चंद्रमा का एक्सचेंज है। ऐसे लोग मैंने बड़े बड़े पदों पे देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जैसे जजेस हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, फिल्मों में हैं या जिस भी लाइन में हैं, वो अरबोंपति हैं। इतना धन है, नेम फेम है, अद्भुत ये परिवर्तन योग है, आपको मैं बता रहा हूँ। और इसी तरह से जब शुक्र गुरु की राशि में आता है, उच्च का हो गया, और गुरु शुक्र की राशि में आ जाए, हालांकि उच्च के नहीं होते वहाँ, लेकिन उसमें एक प्लेनेट उच्च का हो गया ना, गुरु की राशि में शुक्र। तो ये जबरदस्त इस तरह से जब एक्सचेंज में आएंगे तो बहुत धन कारक होंगे। अब जैसे सुख भाव का स्वामी है, मान लेते हैं हम मेष लगन की कुंडली, सुख भाव का स्वामी कौन होगा इसमें? चंद्रमा, कर्क राशि। और भाग्य भाव का स्वामी अगेन गुरु, धनु राशि। अब धनु तो वाला जो गुरु था वो तो आ गया कर्क में, उच्च का हो गया, और चंद्रमा चला गया धनु में। फिर वही जैसे मीन में और कर्क में गुरु का एक्सचेंज आया, गुरु का एक्सचेंज चंद्रमा के साथ कर्क और धनु में आया, मेष लगन में। इतना धन कारक योग है और भाग्य में वृद्धि देने वाला। वैसे भी जब चंद्रमा नवम भाव में होता है, लाल किताब ये कहती है कि ऐसा जातक चाहे कितने भी गरीब घर में क्यों ना पैदा हुआ हो, बड़ा होते होते जहाज़ों का मालिक हो जाएगा। एकदम सटीक बैठता है ये वैदिक और लाल की, वैदिक का तो एक्सचेंज आ गया, लाल किताब का ये प्रिंसिपल आ गया, बहुत समृद्ध लोग होते हैं। तो इस तरह से धन के हजारों योग बनते हैं। अब किसकी कुंडली में क्या योग है कर्मफल के हिसाब से, उस हिसाब से उनको धन मिलता है। जी सर, यहीं पर मैं राहु और केतु का भी रोल जानना चाहूंगी। ऐसे कहते हैं ना, राहु तो आकस्मिक आपको सारी चीजें देता है, तो क्या शैडो प्लैनेट्स में भी पावर है आपको अति धनवान बनाने की? बिल्कुल है। क्या राहु और केतु में अदृश्य शक्तियां हैं और ये बिल्कुल इंस्टेंट एक्ट करते हैं, और जो है ये बहुत धन कारक हैं। ये इंडस्ट्रीज के कारक भी, जो उद्योग धंधे हैं, तो ऐसे जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उनको भी बहुत जो पावरफुल राहु होता है या केतु होता है। अब जैसे 10वें भाव में राहु बैठा है और अच्छी राशि का हो गया, जैसे मिथुन का, कन्या का, वृषभ का, तुला का, ये बहुत ज़्यादा धन कारक होता है। तृतीय में राहु हो, नवम में केतु हो, ये अपने आप में बहुत धन कारक योग है। ऐसे लोग मीडिया से, अपने दुस्साहस से, अपने प्रयत्नों से, क्योंकि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, तो आज की जो मीडिया लाइन है या फिल्म इंडस्ट्री है, उन सब में जिनमें थर्ड हाउस में बैठा है राहु, किस तरह देता है कि जैसे कोई नया कलाकार आया, पहली पिक्चर ही उसकी हिट हो गई। पहली पिक्चर में मान लीजिए उसने कोई भी अमाउंट एक्स लिया, तो जब अगली पिक्चर्स मिलेंगी उसको तो वो 50x हो जाएगी। जो राहु धन देता है। अब उद्योग धंधों में जैसे एक छोटा सा उद्योग शुरू किया, 10वें में या तृतीय में राहु है, और या एकादश का राहु बड़ा धन कारक होता है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन है। उसने उद्योग शुरू किया, थोड़े थोड़े से अचानक उसको ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा मिलने लग गए, उसका प्रोडक्ट लोगों को पसंद आया, और अब उसको एक्सपेंशन के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए। पता लगा कि जो वेंचर इन्वेस्टर हैं वो कोई उसके साथ जुड़ गया, और बहुत बड़ी इंडस्ट्री देखते देखते 5-7 सालों में बन गई, और बनती हैं, धनकारक योग होते हैं। अब एलन मस्क का ही देखिए। अब एलन मस्क का जो जन्म है वो प्रीटोरिया साउथ अफ्रीका में हुआ है। 28 जून 1971 का जन्म है इसका, और इसकी जो कुंडली बनती है, जो कि डेटा अपने को उपलब्ध है, हालांकि हमें ऑथेंटिसिटी नहीं है, एलन मस्क ने तो मुझे अपने डेटा दिए नहीं, ना मेरे से एनालिसिस करवाई, लेकिन जो मीडिया में मिलता है तो उसका कन्या लगन बनता है, और इसका जो थर्ड हाउस है उसमें आता है गुरु, वृश्चिक का। 5th हाउस में राहु और मंगल उच्च का है इसका, और ये अंगारक योग बनाता है। और ऐसे लोग रिसर्च में आगे बढ़ते हैं। जब मंगल राहु, मंगल शनि इकट्ठे होते हैं
तो ये रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, नए नए आविष्कार कर जाते हैं। और पांचवा घर खोपड़ी है, बुद्धि है, ब्रेन में बैठा है। तो इसके बहुत से आविष्कार हैं, अपने रिसर्च हैं। जैसे ये जो टेस्ला इसकी कार है, ई व्हीकल में टॉप पे है। स्पेस एक्स इसकी एजेंसी है जो आसमान छूती है। इसके नवम भाव में शुक्र और शनि इकट्ठे बैठे हैं, यानी इसके धन भाव का स्वामी, कन्या लगन लिया है हमने, शुक्र भाग्य भाव में चला गया है, धन और भाग्य का संबंध। और उस भाग्य भाव का स्वामी भी शुक्र खुद है, यानी धन का स्वामी भी खुद है, भाग्य का स्वामी भी खुद है, दोनों घर इसके हैं और भाग्य में बैठ गया। तो अब ये भाग्य से धन आता चला जाएगा और धन से भाग्य बढ़ता चला जाएगा। और शनि इस कुंडली में पंचमेश है, यानी त्रिकोण का पंचम त्रिकोण है, त्रिकोण का स्वामी इसके साथ बैठ गया। शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन ऐसा है जैसे पति पत्नी का। और लाल किताब में ये दोनों मिलके केतु का प्रभाव देते हैं। और मैंने अभी बताया था केतु नवम में बहुत शुभ फल देता है, यानी इसमें दो प्लेनेट मिलके तीसरा नकली प्लेनेट बनता है। ये अलग थ्योरी है लाल किताब की। मैं दोनों को ब्लेंड करता हूँ क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च की कि इतनी यंग एज में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, गजब है। और इसका जो लग्नेश है बुध है, वो 10वें भाव में अपनी ही दूसरी राशि मिथुन में बैठा है। जो मैंने कहा था कि भाग्य का स्वामी भाग्य में हो, धन का धन में हो, कर्म का कर्म में हो, वो कुंडली डिस्कस हो रही जो मैंने इनिशियली कहा था धन योग में। और सूर्य इसका जो 10वें भाव में, सूर्य बहुत पावरफुल होता है, जो इतना पावरफुल होता है कि ये राजसत्ता तक देता है। और ये ट्रम्प से जुड़ गए थे पिछले साल, लेकिन इनकी जो राशि सिंह है, राशि इनकी सिंह है, तभी बड़े इगोइस्टिक भी हैं, मैजेस्टिक भी हैं। ट्रम्प से ही ठन गई, वो छोड़ दी है उनकी कंसल्टेंसी। ये पीरियड इनका चलेगा जून 2027 तक। उसके बाद राहु में जो इनकी राहु की महादशा भी खत्म होगी, गुरु की महादशा आएगी, यानी जून जुलाई 2027 के बाद इनकी ग्रोथ और ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब इनके जो है केतु 11th में, धन भाव में, ये लाभ स्थान में केतु भी बहुत शुभ फल देता है, वो भी दे रहा है। चंद्रमा इनका द्वादश में है और ये लाभ का स्वामी होके गया हुआ है। तो ये धन कारक कुंडली। और तृतीय से जो गुरु है वो सप्तम में, नवम में और एकादश को देख रहा है। गुरु की दृष्टि में अमृत है, यानी जो इनका धन योग है शुक्र और शनि का, उस पे गुरु की पूरी दृष्टि आ गई। और गुरु इनकी कुंडली में सुख स्थान और कारोबार के स्थान का स्वामी है। तो ये धन कारक कुंडली जो हमारी आज एग्जिस्ट करती है, हमने वो एक एंगल से डिस्कस की। अब इसमें मैं लाल किताब का फंडा लगाता हूँ। लाल किताब कैसे इसको डिकोड करती है? हाँ, लाल किताब इसको बहुत ब्यूटीफुली डिकोड करती है। लाल किताब ये कहती है, अगर किसी व्यक्ति के तीसरे घर में प्लेनेट है और एकादश भाव में प्लेनेट है और लगन खाली है, ऐसा व्यक्ति धनवान होगा। तो इसके 3rd हाउस में जुपिटर है, 11th हाउस में केतु है, लगन खाली है, तो धन की एक कंडीशन पूरी हुई। फिर उसी तरह ये कहती है कि अगर किसी के 5वें भाव में प्लेनेट है और 9वें भाव में प्लेनेट्स हैं और 7वां भाव खाली है, ये धनवान होगा। यानी इसमें दोनों बार ये कंडीशन लागू हो गई, तो वहाँ से भी धन की एश्योरेंस आ गई लाल किताब के फंडे से, तो और वैदिक के फंडे से भी आ गई। तो ये बहुत धनवान है, उसमें तो किसी को कोई शक है नहीं। अब हम दूसरी कुंडली डिस्कस करते हैं मुकेश अंबानी जी की। मुकेश अंबानी जी की कुंडली जो है वो भी सिंह लगन की बनती है। और मुकेश अंबानी जी का जन्म भी यमन में हुआ है, एडन में। तब उनके पेरेंट्स वहाँ रहते थे और उनके फादर जो पेट्रोल पंप पे जो काम किया करते थे, गाड़ियों में तेल भरा करते थे। ऐसा सौभाग्यशाली बेटा उनका पैदा हो गया कि अब क्या है वो। तो 19 अप्रैल 1957 का जन्म है इनका। इनकी कुंडली सिंह लगन की बनती है। लगन के अंदर ही गुरु बैठा है। लगन का गुरु बहुत पावरफुल होता है और ये इनकी कुंडली में पंचमेश में है। तो पंचमेश का लगन में जाना, और इनका राहु तृतीय भाव में, जो हमने भी बात की कि बहुत धनकारक होता है, बड़े बड़े उद्योगपति देखे जाते हैं। तुला राशि का राहु तृतीय भाव में है, अभी हमने बात की थी। और
इनके नवम भाव में, अब तुला का अगर राहु तृतीय में तो केतु तो नवम में होगा, सामने सामने होते हैं हमेशा। उसके साथ बुध है, उसके साथ शुक्र है, उसके साथ सूर्य है। और बुध और शुक्र की हमने बात की, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, बनता है। भाग्य भाव में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। और उसके साथ जो सूर्य है वो उच्च राशि मेष का है, और बुध के साथ वो बुधादित्य योग बना रहा है। और नवम भाव का स्वामी मंगल दसम भाव में कर्म भाव में आ गया, यानी नवम का स्वामी मंगल कर्म भाव में आ गया। दसम में मंगल बहुत पावरफुल होता है, दिग्बली होता है, दिग्बली हो जाता और दसम का स्वामी शुक्र जो है वो नवम में चला गया है। तो ये एक्सचेंज है कि भाग्य का स्वामी कर्म में, कर्म का स्वामी भाग्य में, भाग्य से कर्म बढ़ रहा है, कर्म से भाग्य बढ़ रहा है। ये अद्भुत कुंडली है। और इनके जो है चौथे में शनि बैठा है, इनकी धनु राशि है। तो बहुत जो भी प्रोग्रेस है दुनिया के सामने है, ये बड़ी धनकारक युग कुंडली है, क्योंकि इसमें लग्नेश, धनेश और कर्मेश तीनों के तीनों यहां आ गए हैं भाग्य भाव में। आप देखिए कॉम्बिनेशन, देखिए मैंने कहा ना, ग्रहों के और भावों के जो संबंध हैं वो बूस्ट कर देते हैं। और ये जहाँ से देखा जाए तो चंद्रमा से नवम पंचम, चंद्रमा से नवम पंचम, ये 4 ग्रह भी हैं, चतुर्ग्रही योग है भाग्य भाव में। और लगन और चंद्रमा जो है नवम पंचम, गुरु और चंद्रमा, बहुत अच्छा योग है। तो इस तरह ये कुंडली बड़ी पावरफुल है, दिख रही है। दूसरा मैं एक भेद बताता हूँ जो जनरली ज्योतिष में डिस्कस होता नहीं है। उसमें ग्रह चाहे उच्च के हैं, चाहे नीच के हैं, चाहे आपस में उनका एक्सचेंज संबंध है या नहीं है, वो फंडा, वो जो सूत्र है वो इससे अलग है। वो ये कहता है कि पुरुष, मेल, उसका जन्म अगर दिन में हुआ है, पहली कंडीशन दिन में हुआ है। दूसरी कंडीशन, उसका लगन जो है विषम, ओड होना चाहिए। ओड मतलब 1 3 5 7, इवन होता है 2 4 6, यानी पुरुष का जन्म दिन में हो, सूर्य के समय, सूर्य जब दिखता है, और उसका जो है लगन वो ओड होना चाहिए। तीसरा, उसकी जो राशि है वो भी ओड होनी चाहिए। चौथा, जो उसके ज़्यादातर प्लैनेट्स हैं ओड राशि में होने चाहिए, विषम। अब उस एंगल से मैं विश्लेषण करता हूँ मुकेश अंबानी जी का। इनका लगन सिंह है, विषम। इनकी राशि धनु है, विषम, 5 7 9। और इनके मेष राशि 1 नंबर यानी विषम, उसमें 4 ग्रह बैठे हैं। क्लियर? यानी 4 ग्रह और 2 ये 6 ग्रह विषम हो गए, लगन विषम हो गया। 7वां जो राहु है वो बैठा है तुला में, वो भी विषम हो गया, 7 नंबर। यानी इनकी कुंडली में 5 7 और 9 नंबर की राशियां भरी हुई है, तीनों विषम। और इनका लगन भी 5 नंबर विषम। तो इनकी कुंडली में 7 ग्रह विषम राशियों में है, लगन विषम है, इनका राशि विषम है। कहते हैं ज्योतिष में कि ऐसे लोग बहुत धनाढ्य होते हैं। वो प्रिंसिपल लग गया। अब इसमें हमने बात की मेल की, तो फीमेल के साथ भी कुछ ऐसा होता होगा, उनके बारे में भी बताना। एक्सेप्शंस है लाल नहीं, ये तो ये हो गया। अब फीमेल के लिए क्या कंडीशन लागू होती है, वो भी बहुत समृद्ध होती है। तो वो जो है उनका जन्म अगर रात में हुआ है, पहली कंडीशन फीमेल जन्म रात का। दूसरा कंडीशन, उसका जो लगन है वो सम होना चाहिए, 2 4 6 8 10 12। तीसरी कंडीशन, उसकी राशि भी सम होनी चाहिए। चौथी कंडीशन, उसकी ज्यादातर प्लेनेट सम राशियों में होने चाहिए, तो वो भी बहुत समृद्ध होगी। लेडीज के लिए नाइट एंड सम राशियां, और जेंट्स के लिए डे एंड विषम राशियां और विषम लगन, ये सब लागू। तो मुकेश अंबानी जी उस कंडीशन को भी फुलफिल करते हैं और इंटरकनेक्शन को भी फुलफिल करते हैं। तो जबरदस्त कुंडली है। तो यहाँ से धन योग हमें क्लियर हो रहा है। सर कुछ कुछ कुंडली में ना ऐसे होता है कि जब वो पैदा होते हैं व्यक्ति,
तो उनके पास इतना धन नहीं होता है, बट वो धन अचानक से लाइफ के कुछ सालों में एक्टिवेट हो जाता है, कोई ऐसी दशा आती है। ये एग्जैक्टली कब होता है? और इसका एक उल्टा केस ये होगा कि बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर आई, जैसे उन्होंने कमाना शुरू किया, वो सारा धन न्यूट्रल हो गया, वो धनवान रहे ही नहीं जिस परिवार में वो पैदा हुए थे। देखिए, मैंने कहा ना, ये जो आपने प्रश्न पूछा कि मुकेश अंबानी का जन्म यमन में एडन सिटी में हुआ था 19 अप्रैल 57 को, और उनके पिताजी उसमें पेट्रोल पंप पे कर्मचारी थे। अब बताइए कि ये उनका बेटा इतना भाग्यशाली कुंडली लेके आया, तो किस तरह से उन्हें ड्रीम था कि मैं आज पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ, मेरी रिफाइनरी, मेरे पेट्रोल पंप अपने होने चाहिए। वो ड्रीम किया करते थे, मैनिफेस्ट किया करते थे, उस दिशा में काम करते थे। तो उन्हें यहाँ आके जो उन्होंने किया दुनिया को पता है, किस तरह वो आगे बढ़ते गए। इनके बेटे के योग भी उनकी कुंडली के भी योग होंगे, तो किस तरह वो एक्सेप्शनली राइज किए कि जो उद्योगपति 100 साल में राइज किए उससे कहीं ज़्यादा वो 30-40 साल में राइज करके टॉप पोजीशन पे आ गए। और जो आप कह रहे हैं बहुत राजा के घर में भी जन्म लेते हैं, तो शास्त्र ये कहता है कि अगर केमद्रुम योग है, ये क्या होता है? केमद्रुम योग ये होता है कि जब चंद्रमा आपकी कुंडली में अकेला बैठा है, चंद्रमा के साथ कोई प्लेनेट नहीं, चंद्रमा के आगे के घर में कोई प्लेनेट नहीं, चंद्रमा के पीछे के घर में कोई प्लेनेट नहीं, यानी आजू बाजू कोई नहीं बैठा। हमारे बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं आजू बाजू, तो आगे पीछे कोई नहीं है, और उस पर किसी की दृष्टि भी नहीं है, कोई प्लेनेट उसको देख भी नहीं रहा है, यानी चंद्रमा को कहीं से कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो ऐसा जातक चाहे राजकुल में पैदा हुआ हो, वो दरिद्र हो जाता है, फल दीपिका कहती है। लेकिन ऐसी बात नहीं, एक प्लेनेट पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। हो सकता है बाकी प्लेनेट कुछ कंडीशन फुलफिल कर रहे हो एक्सचेंज की, या उसका जो धनेश बहुत स्ट्रांग है, उसका भाग्येश बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल दरिद्र हो जाएगा, फिर वो चीज़ें सपोर्ट देके उसको एक पोजीशन पे रखेंगे। लेकिन सब जगह ये चीज़ें नेगेटिव होगी, और ज़बरदस्त कोई कुंडली में पितृ दोष लेके आ गया। पितृ दोष बहुत भयंकर होता है, उस बंदे का कोई कसूर नहीं होता, और ये पिछले 7 पीढ़ियों का हिसाब होता है। यानी मैं बताऊं, जबरदस्त पितृ दोष बना था 29 मार्च 2025 को, जब शनि मीन में प्रवेश किए थे, और वो पितृ दोष चला था 18 मई तक, बड़ा भयंकर था। तो उस दौरान पूरे विश्व में दुर्घटनाएं होनी शुरू हो गई थी, वहीं से ट्रिगर हुआ। जो आज जो कुछ हो रहा है ना, उसका ट्रिगर वहीं से है। और मेरे पास कुछ बच्चों की जन्म कुंडलियाँ आई हैं जिनका जन्म जो है 1 अप्रैल 2025 से लेके मई के बीच में हुआ है, तो उनके सारे 5-6 प्लेनेट इकट्ठे और जबरदस्त पितृदोष है। सबको यही बताया गया कि भाई शुरू से ही इनको मॉनिटर करो, इनके पितृदोष निवारण की पूजा बच्चे को नहीं करनी, पेरेंट्स को करनी होती है। आप वो पूजाएं कराओ, इसकी कालसर्प की पूजा कराओ, इसके नाम पे दान पुण्य करो। और ऐसे बच्चों को, माता पिता को मैंने सजेस्ट किया कि अगर आप हिम्मत करें और किसी गुरुकुल में भेज दें पढ़ने के लिए, जबरदस्त एक्सेल करेंगे। दुनियावी चीज़ों में इतने नहीं होंगे, पर जब गुरुकुल से पढ़ के निकलेंगे ना, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रतिभा और हस्ती होंगे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस दौरान लाखों बच्चे पैदा हुए होंगे, और अगर हमारे श्रोताओं में ऐसे कोई हैं तो वो इस चीज़ को बिना किसी ज्योतिष की एडवाइस के हमारे पॉडकास्ट के बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। सर, हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को समझा। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछना चाहूँगी। बहुत लोगों की कुंडली में उच्च का ग्रह जब होता है तो उन्हें लगता है कि उच्च का ग्रह उन्हें बहुत कुछ देगा, वहीं अगर नीच का ग्रह है तो उसे बहुत ही बदनाम किया जाता है कि शायद पास्ट लाइफ का कर्मा सही नहीं था। बट एट द सेम टाइम उच्च के ग्रह होते हुए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और कई बार नीच का ग्रह भी बहुत ज़्यादा धनवान बना सकता है। ये कैसे होता है? देखिए, उसमें ऐसा होता है कि नीच के ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है, उच्च के ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है, लॉर्डशिप किस हाउस की है। मान लीजिए कि उच्च का गुरु है और उसकी जो लॉर्डशिप है वो 8th हाउस की है, यानी 8th हाउस में मीन राशि आ गई और वो उच्च का है,
और उच्च का होके द्वादश भाव में बैठ गया। गुरु गुरु जो है उच्च का होके द्वादश में बैठेगा ना। जब मीन राशि होगी आपके अष्टम भाव में, तो कर्क राशि कहाँ आएगी? मीन राशि अष्टम में है। तो कर्क द्वादश में आएगी। हाँ, 12th में। अब वो उच्च का होके द्वादश में बैठ गया, तो उसमें वो ज्यादा, हालांकि वो फिफ्थ लॉर्ड भी है, लेकिन वो ज्यादा आपको स्पिरिचुअलिटी में लेके जाएगा। ओके। क्योंकि ये जो मोक्ष त्रिकोण है 4, 8, 12, वहां ये आठवें का होके 12वें में चला गया है, तो मोक्ष त्रिकोण को कनेक्ट कर रहा है। ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल होंगे, अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, लेकिन बहुत धनवान नहीं होंगे, जबकि गुरु तो उच्च का होने पे बहुत धन देता है। उसी तरह से अगर एक्सचेंज में प्लेनेट आ गया, गुरु जो है मिथुन राशि में चला गया और बुध जो है गुरु की राशि मीन में आ गया। अब बुध हो तो गया नीच का, लेकिन गुरु कहता है कुछ मतलब नहीं, मैं तेरे घर में बैठा हूं, तू मेरे घर में बैठा है, मैं तेरे लिए अच्छा करूंगा, तू मेरे लिए अच्छा करेगा। तो वहां नीच का जो बुध है मीन राशि में, वो भी एक्सचेंज में होने के कारण शुभ फल देने लग जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि लॉर्डशिप किस हाउस की है, एक्सचेंज में वो किस हाउस से कनेक्ट हो रहा है, किस प्लेनेट से कनेक्ट हो रहा है। अब जैसे चंद्रमा है, वो नीच का होता है वृश्चिक में, और वृश्चिक का स्वामी मंगल चंद्रमा की राशि कर्क में नीच का होता। अब कर्क में तो बैठ गया मंगल, वृश्चिक में बैठ गया चंद्रमा, दोनों हो लिए नीच के, लेकिन ये गजब के धन कारक हो गए। जी। दोनों नीच के हो गए, गजब के धन कारक हो गए, कनेक्टिविटी आ गई। तो इस तरह के अपवाद होते हैं ज्योतिष में, तो उसका भी लोगों को लाभ मिलता है। वंडरफुल। एंड आई एम श्योर सर कि लोग आज अपनी कुंडली से ज़रूर मैच करेंगे कि क्या वो अपनी कुंडली में ये धन योग लिखवा कर लाए हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू जॉइंड अस फॉर दिस डिस्कशन, और हमेशा की तरह एक बहुत ही मास्टर क्लास आज हमें फिर से मिली आपसे। थैंक यू सो मच फॉर योर डीप इनसाइट्स। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस पॉडकास्ट से लोगों का लाभ हो, उनको फ़ायदा हो, हर तरह से उनके ज्ञान में वृद्धि हो, और हम यही प्रार्थना करते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय। जय श्री राम। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा। आने वाले पॉडकास्ट में मैं और ऐसे कौन से टॉपिक्स पर बात करूँ वो मुझे बताइए। क्या आपकी कुंडली में ये योग हैं जो आज सर ने बताए, क्या आपकी कुंडली से मैच हो रहे हैं? क्या आप किसी एज में, किसी दशा में, किसी महादशा में, किसी अंतरदशा में वो धन अर्जित करेंगे जो आपकी कुंडली प्रॉमिस कर रही है? आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं आपके लिए ऐसे ही इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।